Hello guys, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start chapter number 2 of class 8th, that is microorganism friend and foe. Okay, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो हमारे फ्रेंड किस तरीके से हैं और फो मीन्स शत्रु किस तरीके से हैं. तो ये आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके. You have seen several kind of plants and animals. However, there is other living organism around us which we normally cannot see. These are called microorganism or microbes. तो आप जो है अलग अलग तरह के पेड़ पौधे अपने सराउंडिंग में देखते हैं और उसके साथ साथ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मली नंगी आंखों से नहीं देख सकते. तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटा. ठीक है. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread get be spoiled and its surface get be covered with the greyish white patches. तो अब बरसात आ गई आजकल. तो आजकल आप देखेंगे अगर आप ब्रेड जो रोटी है या फिर जो ब्रेड होती है उसका पीस, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर गिरा है, अगर वो एक दिन के लिए भी आपकी सेल्फ के ऊपर रहता है तो उसके ऊपर एक ग्रेइश या वाइट कलर का जो है पैचेस आ जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक ऐसे जो ग्लास होता है जिससे आप चीज़ों को बड़ा बड़ा देख सकते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी हेल्प से उसको देखेंगे यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आपको क्या दिखता है उसके नीचे? छोटी छोटी ब्लैक कलर की गोल गोल स्ट्रक्चर दिखती है. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम. तो क्या आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है और कहाँ से ये आती है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2.1 एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आपने जो है गिल्ली मिट्टी ले आनी है अपनी फील्ड से. ठीक है, और एक बीकर में डाल देना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव बी सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो आपने क्या करना है, जब वो मिट्टी जो है पानी के अंदर उस बीकर के अंदर अच्छे से नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद आपने जो पानी है, ठीक है, उसको उसकी कुछ बूंदें ड्रॉपर की हेल्प से लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगा? Activity 2.2 Take a few drops of water from the pond, spread on a glass slide and observe through the microscope. फिर दूसरी बार आपने क्या करना है, कोई तालाब है या फिर कहीं पर रुका हुआ पानी आपके सराउंडिंग में, तो वहाँ से कुछ बूंदे पानी की लेनी है और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रख करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. ठीक है. डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. तो क्या आपको छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म जो है चलता हुआ दिखाई देगा उसमें? These observations show that the water and the soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eyes. तो जब आप उसको देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो भी चीज़ आपको दिख रहा हो सारे माइक्रोब्स होंगे. कुछ जो है उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं या फिर कोई जो एल्गी वगैरह भी हो सकती है. ठीक है, पर ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे जो है बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं. दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज. तो आप उनको जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते. ओके. Some of these such as the fungus that grow on the bread can be seen with a magnifying glass. तो जैसे ब्रेड के ऊपर जो है फंगस ग्रो होती है तो उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. मतलब ऐसे तो हमारे को पैच दिख जाएगा, पर अगर आप उसको बिल्कुल अच्छे से देखना चाहें तो आपको नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा कि क्या है. किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से आपको पता लग सकता है कि वो क्या चीज़ है. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इस कारण जब इनको नंगी आंखों से हम नॉर्मली नहीं देख सकते तब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है और माइक्रोब्स बोला जाता है. ओके. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. 4 मेजर ग्रुप है इसमें. तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है एल्गी. तो कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 2.1 और 2.4 में आपको फिगर में आपको दिखाए गए हैं आगे. ठीक है, ये देखो, ये जो 2.1 है ये जो है बैक्टीरिया है. ठीक
ठीक है, पिंक कलर के और ये ब्लूइश कलर के दिख रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया है। और दूसरा आपका एल्गी है, ठीक है, ये स्पायरोगायरा होता है, शैवाल जिसको बोलते हैं ना, पानी में आप ग्रीन कलर का दिखते हैं स्पायरोगायरा। ये क्लेमाइडोमोनाज है, ये प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ फंगस है जो ब्रेड मोल्ड, ये वाली फंगस जो है ब्रेड के ऊपर डिवॉल्व होती है, ये पेनिसिलियम है और ये एस्परजिलस है। तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक होती है, इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ जो एक और ऑर्गेनिज्म है जिनको वायरस बोला जाता है। तो ये डायग्राम दी है, ये वायरस की है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर इनको जो है इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है। जो 4 ग्रुप बने हुए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, उनमें इसको क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इसका जो फीचर होते हैं वो इनसे कुछ अलग होते हैं, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। इनमें क्या, एक तो पहला डिफरेंस ये है कि ये जब भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब इन वायरस ने अगले अपने प्रोजेनी या बच्चे तैयार करने हैं, तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा करके उसको तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बच्चे तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसी प्लांट या एनिमल या ह्यूमन की बॉडी का यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर सोन इन फिगर 2.5, कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, जैसे आपको जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू होता है, मोस्ट कफ हो, दीज आर कॉल बाय द वायरसेस, तो ये सारे वायरसेस से होते हैं। सीरियस डिजीज जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये आपके वायरसेस से होते हैं, ठीक है। डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया, इनको आपने अंडरलाइन करते जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइसेंट्री है, मलेरिया है, ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ में कौन सा पढ़ा था हमने, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। वेल द टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज़, तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ कौन से हैं, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7th, तो 6th और 7th में आपने इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बैक्टीरिया है, ये आपके एल्गी की स्ट्रक्चर है, और ये आपकी प्रोटोजोआ है, और ये आपकी ब्रेड है, ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, मतलब ये फंगस है। उसके बाद ये वायरसेस की स्ट्रक्चर है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, तो ये जो है सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल से भी बना हो सकता है और एक से ज़्यादा सेल से भी बना हो सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, तो उसमें नंबर ऑफ सेल है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक सेल से भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे अमीबा दिया हुआ है, तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड मैनी एल्गी एंड फंजाई दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सारी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, बहुत ठंडा कोल्ड क्लाइमेट होगा उसमें भी ये रह सकते हैं, और बहुत गर्म स्प्रिंग झरने जैसे हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं। और इसके साथ साथ डेजर्ट, मार्शी लैंड, जो बिल्कुल रूखा सूखा एरिया जैसे आपका डेजर्ट होता है वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन, तो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल द अदर एग्जिस्ट फ्रीली, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, जबकि कुछ जो है फ्री रहते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, तो हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं और क्या बेनिफिट है और क्या इनके हानियाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम आर अदर आर हार्मफुल एंड कॉज द डिजीज़, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। ये हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिशियल भी और इसके साथ साथ हार्मफुल भी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, तो एक एक करके हम इनकी फीचर्स देखेंगे। तो पहले देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंड होते हैं, ठीक है, मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, तो सबसे पहले तो आप कर्ड खाते हैं ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्रेड है, केक है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये हमारे लिए फ्रेंडली है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज, बड़े साल से, कई हज़ार सालों से जो एल्कोहल है, शराब जो बनाई जाती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाई जाती है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, तो ये जो है क्लीनर का काम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने का काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई चीज़ आपके
सराउंडिंग में पड़ी होगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने मान लो सेब सड़ा हुआ फेंक दिया, तो वो आप कुछ 5-10 दिनों तक उस मिट्टी के ऊपर आप देखोगे तो एकदम से फिर वो मेल्ट होना या फिर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल, जैसे कोई जानवर मर गया या फिर फीसेस, जैसे किसी जानवर की पॉटी है तो वो भी अगर सराउंडिंग में कहीं पड़ी है तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप गायब हो जाती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है, ठीक है। दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। तो वो कहाँ चली जाती है? मिट्टी के अंदर चली जाती है और वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिट्टी में ऐड हो जाती है, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो बी यूज इन प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर में इनका यूज़ किया जाता है। ये कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं? ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है? क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि मिल्क जो है टर्न हो जाता है कर्ड में एक बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसको अंडरलाइन करना है। आई सॉ दैट माई मदर एडिड अ लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट अप कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। पहली बोल रही है कि मैंने देखा है कई बार कि मेरी मम्मा जो है क्या करती है, थोड़ा सा दूध जो है वो गर्म करती है और उसके अंदर पुरानी दही डाल देती है, ठीक है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि वो दूध को गर्म करके पुरानी दही उसमें क्यों डालती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों किया जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दही के अंदर बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैक्टीरिया होता है, एक उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब इसी बैक्टीरिया की वजह से आपका दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध के अंदर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनके बहुत सारे प्रोजेनी स्टार्ट होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया डिवॉल्व होते हैं और ये दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। कई तरह का जो आपका पनीर बनता है ना उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अचार बनाते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रावा, जिसको सूजी बोलते हैं ना, इडली है, भटूरा है, जिनको इज़ भटूराज इज़ कर्ड। जो इडली है, भटूरा है, वो भी भटूरे एक्सेट्रा है, वो भी इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड कैन यू गॉज वाई, क्यों ऐसा होता है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है या फिर ईस्ट एक फंजाई होती है, ठीक है। उसको आप जब राइस इडली बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको में वो फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जो उसमें स्टार्च होती है ना उसको वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, शुगर में। नेक्स्ट है, अब देखो ये आपका जो आप घर में रोटी बनाते हैं ना तो उसके लिए क्या करते हैं? आटे को गूंदते हैं तो वो जो है फूल जाता है। टेक 1/2 किलोग्राम फ्लोर, आधा किलो आपने आटा लेना है या फिर मैदा ले लिया, फिर आपने कुछ चीनी लेनी है, कुछ उसमें गर्म पानी डाल देना है, ठीक है। फिर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर लेते हैं ना आजकल, तो ये ऐसे ही बनाते हैं, ईस्ट पाउडर लेना है और आपने उसको नीड का मतलब गूंदना, अच्छे से उसको गूंदना है और सॉफ्ट डो बनाना है उसका, ठीक है। फिर आप कुछ घंटों के बाद उसको ऑब्ज़र्व करोगे तो जो डो होता है आपका वो फूल जाएगा, ठीक है। वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन करता है और इससे एक गैस रिलीज़ होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप इसको टच करेंगे ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जो बैक्टीरिया ईस्ट हमने जो फंजाई ईस्ट आपने यूज़ की थी वो इसके अंदर फर्मेंटेशन करता है और रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको देखते हैं तो उसमें से खट्टी सी स्मेल आती है, ठीक है, मतलब इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो ब्रेड है, पेस्ट्री है, केक है, इनको बनाने के लिए बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ का मतलब है कि आप किस तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप बेच सकते हैं। कमर्शियल मतलब उससे पैसा कमा सकते हैं। उसमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो जैसे विनेगर है आपका, उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। वाइन है, अल्कोहल है,
इनकी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ईस्ट जो है यूज़ होता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो अल्कोहल बनाना या वाइन बनानी है, उनको आपने बेचना है बड़े स्तर पर, तो उसमें ईस्ट का यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन एंड नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट, जूसेस एक्सेट्रा। तो आप क्या करोगे, बार्ले है, व्हीट है, राइस है, या फिर क्रश कोई भी फ्रूट जूस है, उसको आप रखोगे, उसके अंदर आप जो है ईस्ट डाल दोगे। और कुछ टाइम के बाद जो है जब आप देखोगे कि जो ईस्ट जब उसको अंदर ग्रो करता है तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है एक तरीके से। जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उससे वाइन प्रोड्यूस होती है। इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है, तो सिंपल सा है कि उससे जो है वाइन प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी 2.4 क्या है, आपने 500 मिलीलीटर बीकर लेना है, उसको आपने 3/4 जो है वाटर से फिल करना है। फिर आपने उसमें 2 या 3 टेबल स्पून जो है शुगर की डाल देनी है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू इट। फिर आपने उसमें आधा स्पून पाउडर जो है ईस्ट डाल देना है शुगर सॉल्यूशन के अंदर। फिर आपने उसको कवर कर देना है गर्म पानी के साथ 4-5 घंटे के लिए। अब आपने उसकी स्मेल देखनी है, तो आप देखोगे कि कैसी स्मेल उसकी होगी, ठीक है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय द ईस्ट। तो आप देखोगे कि इसकी बिल्कुल शराब की तरह स्मेल होगी, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ईस्ट है उसने उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस पास्चर, उसने डिस्कवर किया था 1857 में। ओके, तो यहाँ तक हम इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छे से समझ आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो जो है कल अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ वॉच माई चैनल। थैंक यू।